आज से हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू सीरीज जिसके अंदर हम क्लास 10th की साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्टिंग का हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी थ्योरी हमने अच्छे से स्टडी कर ली है, इसके हम एमसीक्यू स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर हम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं कि इस स्पेस के अंदर अगर कोई भी आयरन की या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर आ गया तो उन मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेट है अपनी तरफ पुल कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होगी वो तो होगी टेस्ला। टेस्ला होगी इसकी एसआई यूनिट। टेस्ला है ये निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी के नेम पे रखा गया है टेस्ला यूनिट। और जो इसकी सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, सीजीएस यूनिट होगी गास। तो मैग्नेटिक फील्ड की दोनों ही यूनिट है, टेस्ला भी और गास भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। जो एसी करंट होता है, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, जो यहां पर ये वर्ड है अल्टरनेटिंग वर्ड है। अल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, जो अपने साइकिल को रिवर्स करता रहता है। जैसे इसके अंदर एक बार ये वाला साइकिल हो गया और एक बार इसका ये वाला साइकिल हो गया, तो ये अपने साइकिल को रिवर्स कर रहा है ना, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में एक बार रिवर्स डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में। तो अल्टरनेटिंग करंट इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जो उसने कितने साइकिल कंप्लीट किए। साइकिल का मतलब जैसे इसका ये कंप्लीट साइकिल हो गया, एक बार यहाँ से उसने इस एक्सिस से स्टार्ट किया है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर डाउनवर्ड में, और वापिस से इसी एक्सिस के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ तक इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद देखें तो फिर से ये इसी तरह से अपवर्ड जाएगा, फिर से डाउनवर्ड, यहाँ पे आके फिर से रुक गया, तो इसने दूसरा साइकिल कंप्लीट किया। तो इस तरह से जो ये अल्टरनेटिंग करंट है इसने एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, तो इसने एक सेकंड में साइकिल कंप्लीट किए हैं 50। मीन्स एक सेकंड के अंदर इस तरह से ये 50 साइकिल कंप्लीट कर देता है सिर्फ एक सेकंड के अंदर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज। इसी तरह से जो डीसी करंट होता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट मीन्स जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब इसने तो अपनी डायरेक्शन चेंज की ही नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती, बट इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 हर्ट्ज। और यहाँ पर जो ये वाला वर्ड है हर्ट्ज, ये एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। सबसे फर्स्ट टाइम इसने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी थी। तो इसी के वजह से जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई इसी साइंटिस्ट के नाम पे, इसने खुद ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट रख दी थी हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है HZ, ये हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम पर है। तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी हो गई 0 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, ये हम स्टडी कर ही चुके हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर उसने इस तरह से कितने साइकिल्स कंप्लीट कर दिए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है। जो हम
हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ये वर्ड सुनते कि एमआरआई करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एमआरआई होता क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या हो गई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वोल्टेज कम्स इन अवर होम, हमारे होम्स के अंदर इंडिया में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट। हमारे होम के अंदर 220 वोल्ट लाइट आती है। अब इसको चेक करने के लिए चाहे कोई भी हम अप्लायंसेस ले सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर जो मीटर लगा होता है बिजली के लिए, जो घर के बाहर जो मीटर लगा उसके ऊपर देखोगे तो उस पर यही लिखा मिलेगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे घर के अंदर लाइट आई है वो कितनी वोल्टेज की आई है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कनेक्टेड एमीटर इन द सर्किट, एमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे सीरीज में। सीरीज का मतलब, मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर घर में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे फ्रिज लगा दिया है, यहाँ पे फैन हो गया है हमारा। तो इस तरह अब हमें यहाँ पर एमीटर जोड़ना है। तो एमीटर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर देंगे इनके साथ एक पाथ में। एमीटर सीरीज में लग गया। सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक ही पाथ के अंदर यहाँ पे जो भी सोर्स लगा दिया हमने, एसी या डीसी जो भी सोर्स लगा रही हैं, मान लेते हैं हम एसी सोर्स लगा रहे हैं, तो एमीटर को हम सीरीज में, सीरीज का मतलब एक ही पाथ में, जैसे ये एक पाथ हो गया, ठीक है। तो एक ही पाथ के अंदर बैटरी के एक पाथ में, ना कि इनके साथ, क्योंकि मान लो मैं एमीटर को इसी सर्किट के अंदर ऐसे जोड़ देती, ये हो गया बल्ब, तो यहाँ पे एमीटर लगा देती, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे फैन हो गया, फ्रिज हो गया, जैसे भी जो भी अप्लायंसेस है बाकी के वो हो गए। अगर हमने सिर्फ यहाँ पर एमीटर लगाया तो इस एमीटर के अंदर जो करंट मेजर किया जाएगा वो करंट मेजर किया जाएगा जो ये बल्ब कंज्यूम करता है, ना कि फ्रिज और फैन वाला करंट ये मेजर नहीं करेगा। तो एमीटर को हम जहाँ पे बैटरी लगी होती है उसके साथ में लगाते हैं, ताकि बैटरी से जितना करंट निकल रहा है ये पूरे करंट को मेजर कर ले। तो एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर। और एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 ऑर्गन ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमारी बॉडी के अंदर भी 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इमेजिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट है ब्रेन, हमारा ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी तो हम ब्रेन की एमआरआई करवाते हैं। अगर ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता तो एमआरआई कैसे होती फिर। और इसी तरह जो हमारा हार्ट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बोथ, ब्रेन भी और हार्ट भी, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ कॉइल कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो कॉइल है, मान लेते हैं उसमें जो करंट है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 12 बजते हैं, 3, 6 और 9, तो क्लॉकवाइज करंट हो गया इसके अंदर। तो इसकी पोलैरिटी कौन सी होगी, इसकी पोलैरिटी होगी साउथ। मीन्स जब एक करंट कैरिंग कॉइल में जो करंट है क्लॉकवाइज मूव करता तो वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। और अगर इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से करंट मूव करता, तो ये हो जाती नॉर्थ पोलैरिटी, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई भी कॉइल है उसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करती है, और अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है। तो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ कॉइल कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, साउथ पोल, तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है और कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, वी कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, वी इसकी वेलोसिटी हो गई, बी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई, साइन थीटा, थीटा क्या होता है इस वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर इनका एंगल हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है, चार्ज भी इसी तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो एंगल कितना हो गया 0, और साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 पुट किया, साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद कर लो, ये बहुत बार रिपीट होने वाला है इन्हीं एमसीक्यूज के अंदर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो 0 फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अदर नेम क्या है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही है समझ लेना, तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों के अंदर एंगल क्या होगा आपस में 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, क्योंकि जो हम पांचों में से चारों फिंगर्स और अपने थंब में से सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ से लगाते हैं, अपने थंब से लगाते हैं, तो इसलिए जो थंब है रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और जहां पर हम फोर्स लगाएंगे मोशन भी उसी तरफ होगी, तो इसलिए थंब मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ ए कंडक्टर। तो याद रखना है थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को भी और मोशन को भी, क्योंकि थंब ही सबसे ज्यादा फोर्स लगाता है। फिर उसके बाद है फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखो जो फील्ड है, फील्ड का मतलब जैसे मान लो कि जैसे खेत हो गए, फील्ड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, खेत बोलेंगे ना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि वो वाली फील्ड किसकी है, तो उसकी कौन सी फिंगर बाहर होती है, ध्यान से देखना। जब भी हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करने के लिए हम अपनी कौन सी फिंगर का यूज करते हैं, हम अपनी फर्स्ट फिंगर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम फील्ड को दिखाने के लिए फर्स्ट फिंगर यूज करते हैं, इसलिए फर्स्ट फिंगर हो गई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और मिडल फिंगर हमारी तरफ इशारा करती है आई, मिडल फिंगर मीन्स आई, मैं, तो इसलिए जो मिडल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है करंट को। ये जस्ट याद रखने की एक ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं थंब को फादर, फर्स्ट फिंगर मदर और मिडल वाली फिंगर चिल्ड्रन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अदर नेम क्या हो गया, फादर मदर चिल्ड्रन रूल। ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन रूल, जहां पे थंब होगा फादर, फर्स्ट फिंगर होगी मदर और मिडल फिंगर हो गई चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which rule is used to calculate the direction of force on a conductor placed in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पर हमने कंडक्टर प्लेस कर दिया, इस तरह से ये हमने कंडक्टर प्लेस कर दिया। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, अब कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत सारे चार्ज हो गए, तो इन चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला भी हमने बताया था, क्या होगा बोलना, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इतना फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इनमें से हम कौन सा रूल यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एंटी पैरेलल, इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स कितना होगा, अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हम, क्या हो, वी बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, तो थीटा की जगह पुट कर दो 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू होगी 0, तो इसलिए फोर्स भी कितना आ गया, 0। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चाहे वो एंटी पैरेलल मूव करे या फिर पैरेलल में मूव करे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, हमेशा 0 फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट का दूसरा नाम क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। यहाँ पे यूनी का मतलब होता है यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होगा, यूनिक, एक ही डायरेक्शन में वो करंट मूव कर रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया यूनिडायरेक्शनल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ए सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड में जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। जो सोलेनोइड हमने बनाया, सोलेनोइड को हम कैसे बनाते हैं, वायर को रैप करके, जैसे वायर हमने इस तरह से रैप की और यहाँ पे ये क्या बन गया, सोलेनोइड। फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी, मान लेते ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अंदर क्या होती है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी वो यूनिफॉर्म होगी, हर एक जगह पर यूनिफॉर्म लाइंस बनेगी। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड दैट मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करना मतलब इसको इमेजिन करो कि हमने एक सर्किट लिया, इस सर्किट के अंदर बल्ब लगा दिया है, वही बल्ब जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, और कोई बैटरी नहीं लगाई है, बल्ब लिया है सिर्फ, और एक मैग्नेट ले लिया अब हमने यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेट का ये वाला पोल होगा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, सिर्फ जैसे दोबारा बना लेते हैं इसको हम, यहाँ पर ये हमने बल्ब लिया, ठीक है, कोई बैटरी यूज नहीं की, और एक मैग्नेट ले लिया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। अब इस मैग्नेट को हम इसकी तरफ मूव करवाते, एक बार इसको आगे लेकर आएंगे फिर पीछे लेकर आएंगे, तो जैसे जैसे हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करने से ही बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। मीन्स इमेजिन, इंटरेस्टिंग है ना बहुत, कि हमने कुछ किया भी नहीं, ना हमने बैटरी यूज की है, ना ही सेल यूज किया है, हमने बल्ब को बिजली नहीं दी, बट फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है, सिर्फ मैग्नेट के आगे पीछे करने से ही। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था फैराडे ने। जो ये फैराडे साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि अगर हम बल्ब के पास, बल्ब को एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर लगा देंगे और उसके पास मैग्नेट को आगे पीछे करके मूव करवाएंगे, तो वो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो सबसे पहले दिया फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। जितनी ज्यादा इस सोलेनोइड के अंदर टर्न्स होगी, जितनी ज्यादा हम इसके अंदर टर्न्स बनाएंगे, जितना क्लोज टर्न्स हम इसको बनाते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनोइड। अब सोलेनोइड भी क्या होता है, एक तरह से मैग्नेट ही तो हो गया ना, नॉर्थ भी है और साउथ भी है, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। अगर हम इसके बिल्कुल नजदीक है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, और दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जैसे ही हम मैग्नेट से दूर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है उसकी, तो मीन्स डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर है करंट। अब इसके अंदर जितना ज्यादा करंट पास होगा, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की, सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज इज मेड अप ऑफ, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज जो ये फिगर मैंने साइड में दिखाया इसको हम फ्यूज बोलते हैं। ये जो फिगर है एक तो ये जो हम काफी टाइम पहले यूज करते थे, और जो लेफ्ट साइड में है ये वाला फ्यूज जो मॉडर्न टाइम पे मीन्स आज के टाइम पे हम ये वाला फ्यूज यूज करते हैं। तो इस फ्यूज के अंदर जो ये वायर बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है? ये बनी होगी एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन और लेड को मिलाकर फ्यूज बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्यूज, फ्यूज के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहले देखते हैं फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट ज्यादा आ गई तो इसके बीच का जो ये तार होता है, फ्यूज के बीच का जो ये वायर होगा वो टूट जाएगा। टूट जाते ही सर्किट टूट गया बीच में से तो लाइट चली जाएगी और हमारे घर के अप्लायंसेज बच जाएंगे। इमेजिन कि अगर ये फ्यूज ना हो बहुत फुल वाली लाइट आ जाए तो सारे बल्ब फूट जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? फ्यूज इज मेड अप ऑफ टिन और लेड के एलॉय से बनाया जाता है, ये भी ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्यूज हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है, बिल्कुल सही है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो ज्यादा करंट आने से वो जल्दी मेल्ट होकर टूट जाएगा और हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाएंगे। नेक्स्ट में इन्होंने दिया लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो कितना भी ज्यादा करंट क्यों ना आए वो क्या मेल्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर गलत कौन सा हो जाएगा? फ्यूज हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज इज कनेक्टेड विद विच वायर। अब हमारे घर के अंदर वायरिंग जो तुमने देखी हो तो उसके अंदर 3 टाइप्स की वायर्स होती हैं। सबसे पहली वायर कौन सी होती है? एक तो रेड वाली वायर होती है, दूसरी वायर कैसी होती है? एक ब्लैक वाली वायर होती है, और तीसरी वायर कौन सी होती है? ग्रीन वाली वायर होती है। जो ये रेड वाली वायर होती है इसको तो हम बोलते हैं लाइव वायर। रेड वाली वायर लाइव वायर होगी, इसी के अंदर करंट होता है। जो 3 होल हम हमारे प्लग में देखते हैं, एक बड़े वाला होल होता है, 2 छोटे होल होते हैं। इनमें से जिस होल के साथ रेड वाली वायर कनेक्ट होगी सिर्फ उसी में करंट होता है। टेस्टर से चेक कर सकते हो, बाकी होल्स में करंट नहीं होगा। तो रेड वाली के अंदर करंट होता है, यही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। तो फ्यूज को हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे? जहां पे करंट आएगा तो इसको हम रेड से कनेक्ट करते हैं। ब्लैक वाली वायर होती है न्यूट्रल वायर, ब्लैक को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर बोलते हैं, इसमें कोई करंट नहीं होता है। और ग्रीन क्या होती है? अर्थ वायर। अर्थ वायर मीन्स अप्लायंसेस को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, स्पेशली अप्लायंसेस को नहीं, हमें बचाने के लिए। जो ऊपर सबसे बड़े वाला होल होता है इसी को हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये ग्रीन वाली वायर जो होती है इसको भी हम एक सेफ्टी डिवाइस बोल सकते हैं। तो विच वायर इज कनेक्टेड टू, फ्यूज इज कनेक्टेड टू विद विच वायर? रेड वाली वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, पढ़ चुके यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म गलत है, हाई होती है। मैग्नेट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन टू मैग्नेटिक फील्ड इफ वी इंक्रीज द करंट इन द वायर। अगर वायर के अंदर हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनती किस वजह से है? करंट की वजह से। ठीक है, एक वायर के अंदर अगर करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब वो वाली वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसके अंदर करंट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक पोल ऑफ मैग्नेट ईच अदर। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट क्या करते? एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन टू मूव ए
1 कूलम चार्ज, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्क डन टू मूव ए चार्ज, चार्ज की वैल्यू इन्होंने दे दी है 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन ए चार्ज्ड कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। ये हम पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी के अंदर कि वर्क डन किसके इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू है 1, पोटेंशियल कितना है 10, तो कितना वर्क डन करना पड़ा हमें 10 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल होती है, जो जूल नाम के एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके साथ सिर्फ एक नंबर होता, उनकी डायरेक्शन नहीं होती, हमें ये नहीं पता वो क्वांटिटीज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वो तो हो गई स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिनके साथ नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो गया। अब हमें ये पता है कि जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ टू नॉर्थ और बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ, तो इसमें हमें डायरेक्शन पता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते 100 टेस्ला हो गई, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, तो दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है गास, ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है टेस्ला। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गास, टेस्ला और गास के बीच में रिलेशन क्या होता है 1 टेस्ला, टेस्ला एसआई यूनिट है और गास क्या होती है हमारी सीजीएस यूनिट होती है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल इफ इट बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बना के देख लो। नॉर्थ पोल, नॉर्थ को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये हो गई डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन हो गई इसकी भी, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इज द मैग्नेटाइट डिराइव, मैग्नेटाइट, मैग्नेट को हमने कहाँ से डिराइव किया है मैग्नेटाइट ओर से डिराइव किया। बॉक्साइट से हम क्या डिराइव करते हैं एल्यूमिनियम, और हेमेटाइट से हम क्या डिराइव करते हैं आयरन। तो मैग्नेट को कहाँ से डिराइव किया है हमने मैग्नेटाइट से डिराइव किया है। नेक्स्ट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा Fe3O4। अब मैग्नेट यही है Fe3O4, यही मैग्नेटाइट है और इसी से हम मैग्नेट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अट्रैक्शन इज एट पोल, पोल के ऊपर अट्रैक्शन कैसी होती है एंड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्शन कैसी होती है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हम मैग्नेट ले लेते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, अंदर तो हो गई साउथ टू नॉर्थ और बाहर हो गई नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये देखो साउथ के अंदर लाइंस एंटर कर रही है, ठीक है, और नॉर्थ में से लाइंस बाहर निकल रही है, नॉर्थ में से लाइंस बाहर निकल गई। तो फिगर से देख के भी हम बता सकते हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें लग रही है, ज्यादा कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ पर मैक्सिमम होगी सेंटर के ऊपर, इसके पोल के ऊपर, पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पे लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम तो 2 ऑप्शन में है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मिनिमम या फिर 0, या तो बिल्कुल ही 0 होगी या मिनिमम होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किसके बनाए होते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाए होंगे नाइपरमैग के और एलेनिको के, मीन्स दोनों के बनाए होते हैं। अब नाइपरमैग और एलेनिको क्या होते हैं? एलोए होते हैं। किस किस चीज के बने होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। नाइपरमैग एलोय इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका बना होता है? नाइपरमैग बना होता है आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का। तो नाइपरमैग के कंस्टिट्यूएंट क्या हो गए? आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। इसी तरह से जो एलेनिको है वो किसका बना होता है? यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल जाएगा एलेनिको का। तो Al से एल्यूमिनियम, Ni से निकिल और Co से कोबाल्ट और आयरन वैसे याद रख लेना। तो एलेनिको से बना होगा एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन का, और नाइपरमैग बना होगा आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम दोनों में, निकिल दोनों में है और आयरन भी दोनों में है। नाइपरमैग में टाइटेनियम अलग है और एलेनिको में कोबाल्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मैग्नेटिक एलिमेंट प्रेजेंट इन हनी बी। जो हनी बी होते हैं उनमें मैग्नेटिक एलिमेंट कहाँ पर होता है? उनके एब्डोमेन के अंदर होता है। एब्डोमेन के अंदर उनके मैग्नेटिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे घर के अंदर फैन होते हैं, ये वाले जो फैन है, इनके यहाँ पर जो मोटर लगी होगी, यहीं पर इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अब इसको हमने स्विच से जोड़ दिया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसके अंदर बिजली जाएगी। तो बिजली तो हम दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे ही बिजली गई, ये फैन क्या हो गया? मूव करने लग गया, घूमने लग गया। फैन के अंदर मोशन आ गई है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा? एक डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ मोटर डिपेंड्स अपॉन। जो फैन के अंदर वो मोटर हमने लगा दी थी यहाँ पर, उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। मोटर का जो हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो हमने स्टडी कर लिया है। तो वो जो कोयल होती है उसकी रोटेशन किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, कि जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम रखते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे उतनी ही फास्ट इसकी रोटेशन होगी। सेकंड, करंट इन द आर्मेचर कॉइल, कि जो आर्मेचर कॉइल, ये वाली जो कॉइल है, इसके अंदर करंट कितना ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब इस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड, ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितनी टर्न्स है, ये यहाँ पे 4, 5, 6 इस तरह से कितनी टर्न्स हमने लगा दी है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव, सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में एक पॉइंट ध्यान से समझना है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ प्रेजेंस को बताता है। वो कितना मैग्नीट्यूड है करंट का, हाउ मच, कितना करंट है, ये नहीं बता सकता है। जो सिंपल गैल्वेनोमीटर होते हैं वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस को बता देंगे डिफ्लेक्शन के थ्रू। वो कितना करंट पास हो रहा है इस पॉइंट को नहीं बता सकते। और गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? अब करंट की हाउ का आंसर कहाँ से मिलेगा कि कितना करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो ये पूरा जो अपरेटस बन गया, इस पूरे अपरेटस को हम नाम देंगे एमीटर। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो ये पूरा जो अपरेटस बन गया, इसी का नाम हो जाएगा एमीटर। ठीक है, तो
कितना करंट पास होगा उस अमाउंट को मेजर करने के लिए, हम एमीटर यूज करते हैं। और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर? सीरीज में। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी? जो ये फिगर में दिखाया गया है एमसी, इसको शॉर्ट में हम एमसी बोलते हैं ना, घर में एमसी गिरा दो, तो वो एमसीबी होता है फुल फॉर्म। तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट को जैसे ही एमसी गिराते हैं सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो एमसी की फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन? शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट कब होगा? व्हेन लाइव वायर टच विद अर्थ वायर? नहीं, व्हेन लाइव वायर टच विद न्यूट्रल वायर। बिल्कुल सही है। जब लाइव वायर जो कि हमारी रेड कलर की वायर होती है वो न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर की वायर है इसके साथ टच करती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के अंदर एकदम से रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और रेजिस्टेंस के 0 होने से जो करंट है वो एकदम से इतना हाई हो जाएगा कि एकदम से क्या हो जाएगा? वहां पे स्पार्किंग होगी बहुत ज्यादा वाली। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब रेड वाली वायर ब्लैक वाली वायर मींस न्यूट्रल वायर के टच में आ जाती है। जैसे उनके ऊपर का वो प्लास्टिक है, मान लो वो खराब हो गया, वो जल गया, टूट गया वहां से, तो दोनों वायर्स जैसे एक दूसरे को टच करेंगी उनका रेजिस्टेंस उस टाइम पे 0 और करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम के अंदर, जैसे हमने घर के अंदर हीटर है, हीटर को ऑन कर दिया है, गीजर को ऑन कर दिया है, ठीक है, रोड लगाई है तो मान लो रोड को ऑन कर दिया है, एसी को ऑन कर दिया। अगर एक टाइम पे हम उन सभी अप्लायंसेज को ऑन कर दें जहाँ पे हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो दे ड्रो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो वो सर्किट के अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट में करंट ड्रॉ करते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोड होगा और ओवरलोड होने से क्या हो जाएगा? लाइट चली जाएगी, एकदम से फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग का मतलब लार्ज अमाउंट में करंट का फ्लो करना। और ओवरलोडिंग तब भी होती है अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट होने से करंट क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस 0 और करंट हाई हो गया, तो उसकी वजह से भी हम बोलते हैं ओवरलोडिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? एक जैसी। क्या बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है? नहीं होती है। बार मैग्नेट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है, अंदर और बाहर क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर जब पोल होता है पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, तो इसका ये वाला आंसर तो आएगा नहीं। फिर है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मीन जब मैग्नेट इस शेप में होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो इस केस में भी नहीं होती है। सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट के अंदर देखते हैं हम, सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, जैसे हमने ये कोइल ले ली है, अब इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मान लो करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लिया करंट ऊपर की तरफ इस तरह से गया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो इसके अंदर भी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग होगी, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म किसके अंदर होती है? यहाँ पे भी क्या होगी? कम ज्यादा हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे इस वाले पोर्शन में चेक करो, यहाँ पर तो ये इतनी नजदीक नजदीक आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या जा रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड मतलब सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, सिलेंड्रिकल कॉइल, सिलेंड्रिकल कॉइल कैरिंग करंट। अब जो सिलेंड्रिकल कॉइल है वही क्या होता है? सोलेनॉइड होता है। और सोलेनॉइड के अंदर हम पढ़ ही चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल
ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस इट शोज दैट। हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया और उसको करंट कैरिंग वायर, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसके पास हमने उस कंपास को रख दिया, तो जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, एकदम से इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, करंट इन द वायर इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। जैसे ही करंट बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उसकी डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू। स्विच को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच को हम कनेक्ट करेंगे अर्थ वायर से, लाइव वायर से, न्यूट्रल वायर से, नन किसी के साथ भी नहीं। तो हमारा आंसर कहाँ पर होगा, स्विच का काम क्या होता है, लाइट को एकदम से ऑन करना या फिर लाइट को एकदम से ऑफ करना। तो इसके लिए हम वो वाली वायर लेंगे जिसमें करंट पास हो रहा होगा, और वो कौन सी वायर में होता है, लाइव वायर के अंदर। तो स्विच को भी कहाँ पर जोड़ेंगे हम, लाइव वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। जो हमारा बल्ब होता है उसका काम क्या होता है, जैसे ही हमने उसको बिजली दी, बिजली देने के बाद क्या होगा, वो क्या साउंड एनर्जी देता है, नहीं देता है, साउंड तो निकलती नहीं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, उसमें मोशन आ जाती, नहीं आती है। न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नन। अब तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने बल्ब को ऑन किया, एक तो हमें लाइट एनर्जी मिल गई है, लाइट आ जाती है, रोशनी आ गई, ब्राइटनेस हो गई ना, तो एक तो होता है लाइट एनर्जी और दूसरा होता है हीट। जैसे ही बल्ब को हमने जैसे 2 आवर के लिए या 3 आवर के लिए ऑन छोड़ दिया, वो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट आ जाती है। तो इसका आंसर आएगा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट पर। क्योंकि जैसे ही जो प्रेस होती है, हमने उसको बिजली से कनेक्ट किया, वो जो प्रेस होगी वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जो ये हीटिंग इफेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो जूल नाम का साइंटिस्ट था उसने दिया था कि हीट प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा करंट जाएगा, जितनी फुल लाइट होगी उतनी ही ज्यादा हीट ज्यादा होगी। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब जितनी बड़ी प्रेस होगी वो ज्यादा हीट देगी, और जितने टाइम तक हम उसको ऑन रखेंगे वो प्रेस ज्यादा हीट देगी। तो मींस हीट प्रोड्यूस्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पीसेस। जैसे ये बार मैग्नेट है, अगर इस बार मैग्नेट को हम 3 पीसेस में कट कर देते, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो ये 3 पीसेस बन गए हैं। तो इन 3 पीसेस के अंदर नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स देखते हैं। अब हमें पता है जैसे ही हम मैग्नेट को काट देंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स। जैसे इस साइड नॉर्थ साउथ, यहाँ पर फिर से नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे कितने पोल्स आ गए हमारे पास, पोल्स आ गए यहाँ पर 6 पोल्स आ गए हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ए। कौन से चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो फोर्स एक्सर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज तो होना ही चाहिए और v वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है स्टेशनरी चार्ज पर, तो इसका मतलब चार्ज स्टेशनरी है तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है तो हमारा फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ए मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट को हीट कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज, मैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाएगी, वो अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लॉस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सोलेनोइड है, और सोलेनोइड के बीच में यहाँ पर डालने के लिए जो इसकी ये वाली कोर होती है, यहाँ पर डालने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, सबसे बेस्ट मटेरियल होगा हमारा सॉफ्ट आयरन।
सॉफ्ट आयरन डाल देंगे तो इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग द बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट होता है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही सोलेनोइड के अंदर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, जितनी ज्यादा टर्न्स होगी तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोज्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज। ये डायग्राम दिया कि इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होती है? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर होगी? नहीं होगी, क्योंकि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड हम देख चुके हैं। सोलेनोइड की भी नहीं होगी, स्ट्रेट वायर की भी नहीं होगी, तो किसकी वजह से होगी? सर्कुलर कॉइल की वजह से। मीन्स यहाँ पर इस तरह से एक कोइल बनी हुई है, यहाँ पर ऐसे कोइल बनी हुई है और उसके अंदर मान लो करंट इस तरह से है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होती है, बीच में तो होगी स्ट्रेट और साइडों में होंगे छोटे छोटे सर्कल, तो ये होगी ए सर्कुलर कॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच। कितने टाइम के बाद उसका जो रोटेशन है या डायरेक्शन ऑफ करंट है कॉइल के अंदर चेंज हो जाती है? हाफ रोटेशन के बाद। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर की थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जैसे हाफ रोटेशन के बाद जो कॉइल होती है वो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद जैसे ही कॉइल हाफ रोटेट हुई उसके अंदर करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो ये थ्योरी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। कॉपर वायर को हम लाइव वायर के लिए यूज कर सकते हैं, अर्थ वायर के लिए यूज कर सकते हैं और न्यूट्रल वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर यूज नहीं कर सकते? फ्यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स वो तो मेल्ट होगी ही नहीं, सारे घर के अप्लायंसेज उड़ जाएंगे लेकिन वो मेल्ट नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या होगा? इसलिए कॉपर वायर को फ्यूज के लिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट आयरन अनदर मेटल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट आयरन के अलावा और निकिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। निकिल जो एलिमेंट है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम ऑल ऑफ द अबव सभी के अंदर यूज करते हैं, स्पेशली ये इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बट डायनमो मीन जनरेटर में भी यूज होता है, टेलीफोन्स में भी यूज होता है, तो सभी में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, सेम क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का दूसरा नाम क्या होगा? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल राइट हैंड थंब रूल का दूसरा नाम। राइट हैंड थंब रूल को हम कहाँ पर यूज करते हैं? करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। लेफ्ट हैंड का यूज कहाँ पर करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन में, और राइट हैंड का यूज कहाँ पर करेंगे? करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये थे हमारे लेक्चर जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके एमसीक्यू। सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह हम बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू लेकर आएंगे।